जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। चिर परिचित विनती, शेयर सब्सक्राइब करिए, उत्साह बढ़ाइए। साथियों, नकारात्मकता में इतनी ताकत होती है कि वो व्यक्ति को डिस्ट्रॉय कर देती है, स्थान का विनाश कर देती है और यहां तक कि समूचे देश, समूचे राष्ट्र का विनाश कर देती है। ये विनाशकारी शक्तियां कौन हैं, कहां कहां काम कर रही हैं? अभी अभी आपने देखा, आपने डीप स्टेट का नाम सुना, अमेरिकन डीप स्टेट का, और जॉर्ज सोरोस का नाम सुना, और उसके थ्रू कितने देशों की सत्ता पलट गई। आज हम बात करते हैं कि बांग्लादेश की जो सत्ता पलटी और एक मोहम्मद यूनुस नाम के एक बेहद नकारात्मक शख्स, नोबेल प्राइज विनर। जरा हास्यास्पद देखिए इस दुनिया में क्या क्या होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो डीप स्टेट के साथ मिलकर राष्ट्र की सत्ता को पलट दे, हजारों लोगों का खून खराबा करवा दे, माइनॉरिटीज जिसमें कि हिंदू और बौद्ध हैं उनका कत्लेआम कर दे, मंदिरों को तोड़वा दे, क्या क्या नहीं कर दे। और उसका हश्र क्या है? उसका हश्र आज ये हुआ है कि बांग्लादेश, जिसकी हम प्रशंसा करते थे कि शेख हसीना ने बांग्लादेश को शीर्ष पर पहुंचा दिया, उसकी इकोनॉमी को हम उदाहरण देते थे कि एक पाकिस्तान को देखो, एक बांग्लादेश को देखो, हम ये कहा करते थे। लेकिन ये पाकिस्तान से भी गए गुजरे निकले। यहां की जो कट्टरपंथी लोग हैं, जमीयते इस्लामी करके जो संगठन, और जो पाकिस्तान परस्त लोग, साथियों 1971 में, आज ही कल के दिनों में, किस तरह से 30 लाख लोग मारे गए थे, हत्याएं, बलात्कार और जाने क्या क्या ऐसा नरसंहार हुआ था जो आपने इतिहास में सुना नहीं होगा। और उसको वहां पर बांग्लादेश हमने बनवाया, हमने उनको आजादी दिलवाई, हमने उनकी रक्षा करी, हमने 5 करोड़ बांग्लादेशियों को शरण दी अपने भारत। अब आप बताइए 1971 से अभी तक हमने क्या क्या किया। और उसके एवज में आज इस्कॉन मंदिर ही नहीं, कम से कम 20 मंदिरों को ध्वस्त किया गया, आग लगाई गई, हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई, हिंदुओं की दुकानें खत्म कर दी गई, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया, क्या क्या नहीं। और किसकी शह पे हुआ? ये मोहम्मद यूनुस। और मोहम्मद यूनुस ने किसकी शह पे किया? जॉर्ज सोरोस, डीप स्टेट के जितने लोग जो भारत को भी तोड़ना चाहते थे। लेकिन साथियों, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं उनमें शुरुआत में बड़ी ताकत होती है, वो ध्वंस कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। ये आप मानकर चलिए। कोई भी कि आपका छोटा सा घर हो, घर के अंदर कोई नकारात्मक व्यक्ति आ जाए, वो आपका घर तोड़ देगा। लेकिन साथियों, सत्य में जयते होता है। बाद में ये नकारात्मक शक्तियां किस तरह परास्त होती हैं, उसकी शुरुआत साथियों हो चुकी। आपने सुना होगा कल परसों की खबर कि एक अराकान आर्मी है म्यांमार की। म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, और बांग्लादेश और मणिपुर के से थोड़ा सा आगे और लगा हुआ बर्मा, जिसका पहले नाम था, म्यांमार नाम है, वहां गृह युद्ध चल रहा है। वहां का गृह युद्ध भी साथियों किसके कारण है? सिर्फ रोहिंग्या मुसलमानों के कारण। क्योंकि ये ऐसा समुदाय होता है, चाहे उसका नाम रोहिंग्या रख लो, चाहे सीरिया रख लो, चाहे पाकिस्तान रख लो, चाहे बांग्लादेशी रख लो, चाहे कुछ भी रख लो, पूरी विश्व में इनका नाम, इनकी प्रवृत्ति एक ही होती है। ना ये खुद चैन से रहते हैं, ना किसी दूसरे को चैन से रहने देते हैं, जब तक कि मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन जाता। राष्ट्र नहीं कहना चाहिए, एक जमावड़ा। हालांकि उसमें भी खून खराबा चलता रहता है, फिर आपस में लड़ते रहते हैं। तो ये इनकी धार्मिक शिक्षा ही है कि इनको हिंसा करनी है, इनको खून खराबा करना है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भी इनके जैसे बन करके इनसे लड़िए, वरना आपकी सभ्यता खत्म हो जाएगी। जैसे
ईरान से पारसी खत्म हो गए, जाने कहां कहां से सब सारी सभ्यताएं खत्म कर दी इन लोगों ने, और भारत की खत्म मतलब लगभग कर दी, और आज भी आमादाएं खत्म करने के लिए। तो अब जिक्र करते हैं अराकान आर्मी, जो 30,000 बौद्धों की आर्मी एग्रेसिव होती है। ये बांग्लादेश के बॉर्डर से लगकर इसने कल 271 किलोमीटर की बांग्लादेश से सटी हुई सीमा पर कब्जा कर लिया, वहां से लोगों को भगा दिया। और यही आर्मी रोहिंग्याओं से भी लड़ रही है। और ये आर्मी ने ऐसा किया क्यों? आर्मी ने इसलिए किया, अराकान आर्मी ने, उनको डर था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है तो रोहिंग्या मुस्लिम और ताकतवर होंगे, फिर से म्यांमार में आएंगे, वो फिर से हिंसा खून खराबा करेंगे। एक ये डर था उनके मन में। दूसरा, उनके मन में प्रतिशोध की भावना थी कि बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं और बौद्धों पर अत्याचार और कत्ले आम हो रहा है, उसके विरुद्ध भी एक प्रतिशोध था। और एक कारण और बताया जा रहा है, मुझे मालूम नहीं वो सच है या नहीं सच है, प्रोजेक्ट चल रहा है जो कैलकाटा से बर्मा की ओर आता है और बर्मा से फिर वो ऊपर मणिपुर की ओर जाता है। ये चाहते हैं कि जल्दी से वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया हो जाए, जिससे म्यांमार में थोड़ी शांति आ जाए, क्योंकि म्यांमार में जगह जगह गृह युद्ध चल रहे हैं। म्यांमार में एक स्टेबल सरकार नहीं। अब साथियों, आप सोचिए जरा कि इस डीप स्टेट के षड्यंत्र को काउंटर करने के लिए हम सब लोग कहा करते थे भारत कुछ कर नहीं रहा है, हिंदुओं को बचा नहीं रहा है। लेकिन आप देखिए कि रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ 2 साल हो गए, अभी तक निर्णय नहीं हुआ। यूक्रेन बर्बाद हो गया, रूस की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। इजराइल ने गाजा पर, हिजबुल्लाह पर अटैक किया, काफी कुछ सफलता पा ली, लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन इजराइल की अर्थव्यवस्था भी धूमिल हो रही। तो आजकल के युग में साथियों, यह आवश्यक नहीं है कि आप किसी के विरुद्ध युद्ध ही करें। आजकल आर्थिक युद्ध होते हैं, डिप्लोमेटिक वॉर्स होते हैं, और इस तरह की रणनीति होती है जो अराकान आर्मी ने किया। आप क्या सोचते हैं, क्या इस आर्मी के पीछे कौन होगा? देखिए, मैं अनुमान लगा सकता हूं, मैं पक्का नहीं कह सकता। देखिए, उस एरिया के स्पेशलिस्ट कौन हैं? अजीत डोभाल नॉर्थ ईस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, और इसके पहले भी बर्मा में घुस चुकी है हमारी आर्मी, सर्जिकल स्ट्राइक भी कर चुकी है, और बर्मा के कई गुट संपर्क में भी रहते हैं, और भी रहते होंगे, ये आर्मी भी रहती होगी, और हमारे रॉ के एजेंट भी वहां पर फैले होंगे। तो युद्ध करना जरूरी नहीं है साथी, आपने ये काम कर दिया। अब बांग्लादेश के जो वो वाला कोना है जो समुद्र से और बर्मा से लगा हुआ है, वो कोना गया बांग्लादेश के हाथ से। आप कह रहे थे बांग्लादेश को हम डिवाइड कर दें, अरे डिवाइड ऐसे ही हो जाएगा। अभी ये आर्मी और अंदर घुसेगी। 30,000 हैं, कोई कम नहीं होते, बड़े ताकतवर शक्तिशाली कमांडो होते हैं ये। अब ये मोहम्मद यूनुस फंस चुका है। इसने सोचा था ये पाकिस्तानियों की मदद ले रहा था, वो पाकिस्तानी अब जान बचा के भाग रहे हैं उधर से। वो समुद्र के रास्ते से पाकिस्तानी आए, वही पाकिस्तान जिसने 30 लाख बांग्लादेशियों को मारा था, आज वही पाकिस्तानी इस बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस के सगे हो गए, और यही भारत दुश्मन हो गया। तो साथियों, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। और अब रही सही कसर कैसे पूरी होगी, अब आप ये बताइए। 20 जनवरी को ट्रंप शपथ ले रहे हैं, और ये जो बाइडेन जो जा रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी पूरी शहबी थी उस डीप स्टेट को, उसके तहत ये बांग्लादेश में काम हुआ, और भी जगह काम हुआ, भारत में होते होते रह गया। अब ट्रंप के आने के बाद, और ट्रंप की जो टीम है साथियों, उसमें जाने कितने भारतीय हैं। तुलसी गबार्ड भारतीय नहीं है, लेकिन
वो सनातनी उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ है, वो एस्कॉन की संरक्षक भी हैं, कृष्ण भक्त हैं, वो सब देख रही हैं और सिक्योरिटी इंचार्ज हैं। इसके अलावा आपके विवेक रंगनाथन विश्वनाथन या क्या नाम है, वो भी उनके साथ एलॉन मस्क के साथ मिलकर के सारे अफेयर्स देख रहे हैं। यहां तक कि स्वास्थ्य के जो इंचार्ज हैं वो तक डॉक्टर भट्टाचार्य हैं। बहुत सारे भारतीय, और जो उनका जो इन्फोर्समेंट वाला है पटेल करके, काश पटेल, वो भी एफबीआई का हेड है। आप 20 जनवरी के बाद देखिएगा इस बांग्लादेश का और इस मोहम्मद यूनुस का, ये जेल तो जाएंगे ही जाएंगे, इसके इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा और फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है। मैं उन अथॉरिटीज के ऊपर ताज्जुब करता हूं जो ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज देती है, ऐसे विनाशकारी लोगों को। मतलब ये तो बिल्कुल ओसामा बिन लादेन और बगदादी की किस्म का इंसान है, इसको नोबेल प्राइज मिलता है इसको। तो साथियों इंतजार करिए, बांग्लादेश अब चारों तरफ से घिर गया है। 3 तरफ से तो भारत से घिरा हुआ है, 4थी तरफ से ये आर्मी आ गई, और जो समुद्र है वहां हमारा पोत जा सकता है। ट्रंप आ रहे हैं, तो इसलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान भी सचेत हो जाए कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलकर भंगी हो गया, बिल्कुल भीख मांगने की कगार पर आ गया। आगे आप देखते जाइएगा कि बांग्लादेश में बड़े बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे जो भारत के हक में होंगे, और पाकिस्तान की हालत जो होगी वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।